हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया हमने यूनियन बजट 2026। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि जो यूनियन बजट 2026 का है इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी इकोनॉमी पे और इसके क्या इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपियर होने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। देखिए, बात हो रही है यूनियन बजट 2026-27 की और इसमें कुछ चीज़ों पे जो है जोर दिया गया है। युवा शक्ति पे जोर दिया गया है, हमारे यूथ पे, ग्रोथ पे और इंक्लूजन की बात हुई है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करें। आगे चलते हैं। गाइडेड बाय 3 कर्तव्य या ड्यूटीज। जो बजट है 2026-27 का, इसमें 3 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज का जो है जिक्र किया गया है। तो पहली जो ड्यूटी है, पहला जो कर्तव्य है, इससे हिंदी वर्ड, तो पहला जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई है। दूसरा एस्पिरेशन और कैपेसिटी की बात करता है और तीसरा सबका साथ सबका विकास। इन तीनों चीजों को आपने याद रखना है। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखें। तो पहले तो बात हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है? एक्सलरेट एंड सस्टेन ग्रोथ बाय एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। यानी जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, तो वो और तेजी से कैसे ग्रो करें, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं और जो भी चीज़ें, चाहे हम गुड्स या सर्विस जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं कहीं भी किसी भी देश में, तो वो वहाँ पे जो है उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो compete कर पाए वहाँ पे। इन सब चीज़ों पे हमने जोर देना है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पे बात आती है यहाँ पे एस्पिरेशन एंड कैपेसिटी की। इसमें क्या है? फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, फोकसिंग ऑन युवा शक्ति, हेल्थ एंड स्किलिंग। यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने की। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट सरकार जो पैसा लगाती है, किस पे लगाती है? हेल्थ पे लगाती है, एजुकेशन पे लगाएगी, स्किल पे लगाएगी, ताकि जो हमारी देश की जो आबादी है, पॉपुलेशन हो, वो स्किलफुल हो, बेरोजगार नहीं हो। तो वो बात हुई यहाँ पे एस्पिरेशन और कैपेसिटी की बात करता है। और तीसरा सबका साथ सबका विकास। तो इसमें जो है चाहे कोई भी फैमिली हो, रीजन हो, सेक्टर हो, तो उनको बराबर उनको रिसोर्स मिले, बराबर उनको जो है मौके मिले। तो कोई ऐसा ना हो किसी को कम या ज्यादा मिले। तो इन 3 ड्यूटीज का जो है जिक्र किया गया है बजट 2026-27 में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, कुछ डेटा है। सबसे पहले बात हो रही है इकोनॉमिक बैकड्रॉप की। तो इसमें हमारा जो अभी का जो गोल है वो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। ठीक है। तो जो थीम 2026-27 का है वो है स्प्रिंट एंड मैराथन टुगेदर, बैलेंसिंग इमीडिएट ग्रोथ विद इंड्योरेंस। तो हमें एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे जोर देना है और दूसरा एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस मीन व्हेन यू हैव अ टफ टाइम यू शुड स्टैंड विद इट। जब भी कोई टफ टाइम आता है तो उस वक्त हमें बड़ी बहादुरी से वहां पे खड़ा रहना है। तो हर तरह की जो भी चैलेंज हो उसको हमने एक्सेप्ट करना है। तो पहला हमारा जो ये यहाँ पे डेटा दिया है वो दिया गया है रियल जीडीपी ग्रोथ का। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है दैट इज 7.4%, जबकि नॉमिनल ग्रोथ जो है वो 10% के आसपास की है। अब ये जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इसमें क्या फर्क होता है, जो हमने ऑलरेडी इस पे डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं। तो रियल जीडीपी का मतलब होता है, जीडीपी मतलब एक तरह से होती है टोटल इनकम, लेकिन जब हम इनकम को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करें तो वो होती है हमारी रियल जीडीपी। जबकि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लेशन के साथ जीडीपी को एडजस्ट नहीं किया जाता है। अगला जो डेटा है वो है हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का। देखिए, इन्फ्लेशन हम अलग अलग मेथड से जो है मेजर करते हैं। एक होता है आपका डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन वो कितना है? 1.7%, यानी ये बहुत कम है, हिस्टोरिकल लो है। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो वो अभी 1.7% है एज पर द डेटा ऑफ बजट 2026-27। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन बताया गया। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम इसी तरीके से एक बास्केट लिया जाता है, बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, सर्विसेज होती हैं उसमें। तो उनको एक वेटेज दिया जाता है और उस बेसिस पे हम देखते हैं कि हर महीने देखते हैं कि उनकी जो प्राइजेज हैं यानी कीमतों में
जो है क्या कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, तो वहां से हम इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को ट्रैक करते हैं। अगला है प्राइवेट कंजप्शन ऑफ जीडीपी, वो दिया गया है 61.5%, हाईएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2012, यानी जो फाइनेंशियल ईयर था 2012 उसके बाद का सबसे ज्यादा ये डेटा आया है, वो है प्राइवेट कंजप्शन जो है वो 61.5% है। इसका मतलब है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी ज्यादा है। डोमेस्टिक डिमांड कब ज्यादा होगी? कि जब लोगों के पास पैसा होगा, यानी लोगों के पास क्या होगी? डिस्पोजेबल इनकम होगी। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जब हम लोग अपना टैक्स वगैरह दे देते हैं और बाद में जो पैसा हमारे पास बचता है तो उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए तो तब जाके वो मार्केट से चीजें खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई फोन खरीदेगा, कोई घर खरीदता है, तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ती है। तो अभी की डेट में जो ये फिगर है दैट इज 61.5%, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए मतलब अच्छा होता है। उसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट है वो है 825.3 बिलियन डॉलर का। तो ये सब जो फिगर्स और डेटा है इनको आप याद रखें, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक कैपेक्स सर्ज की। तो यानी जो पब्लिक कैपेक्स सर्ज है इसमें काफी पैसा दिया गया है। कितना दिया गया है? जो एस्टिमेट है 12.2 लाख करोड़, तो इफेक्टिव होगा 17.1 लाख करोड़, यानी 12.2 लाख करोड़ पैसा जो है वो पब्लिक कैपेक्स में लगेगा। पब्लिक कैपेक्स मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगता है, जिसमें हमारे रोड बनते हैं, नेशनल हाईवेज बनेंगे, या रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, फ्राइट रेलवे कॉरिडोर्स। तो ये पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके दिया जाता है। तो इसमें काफी ज्यादा पैसा इस बार दिया गया है। उसके अलावा डेफिसिट ग्लाइड पाथ, जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 4.3% का। ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है वो 4.3% रखा गया है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है, एक तरीके से आप उसको कह सकते हो, आसान वर्ड्स में अगर इसको हम कहेंगे तो घाटा होता है ये। यानी जो हमारा जीडीपी है तो ये कितना है? 4.3% ऑफ द जीडीपी। उसके अलावा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 55.6%। दूसरा है हमारा डेब्ट टू जीडीपी। तो इसका जो रेशियो रखा गया है वो कितना है? अभी की डेट में जो ये हमारा फिगर है वो है 55.6%। तो इन दोनों चीजों को आपने याद रखना है। एक तो फिजिकल डेफिसिट, वो आपका जो है टारगेट रखा गया है 4.3% का, और डेब्ट टू जीडीपी का है 55.6%। तो फिजिकल डेफिसिट को अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो देखिए, कोई भी सरकार होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, तो उसकी क्या होती है? उसकी इनकम होती है, ठीक है, और साथ में होता है एक्सपेंडिचर। यानी इनकम तो हुई कमाई, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। अगर इनकम हमारी जो है, अगर पैसा जो है, इनकम जो है वो ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो तब हमारा घाटा नहीं होता है। अगर इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो उस वक्त घाटा होता है। उसी को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। और ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता है, डेब्ट का मतलब होता है कि कर्जा कितना है किसी देश के ऊपर, और जीडीपी का मतलब होता है कि कमाई कितनी हो रही है। वो जो रेशियो है वो है 55.6%। यानी ये फिगर, ये जितना कम हो उतना किसी भी देश की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए अच्छा रहता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने। तो सबसे पहला हमारा है बायोफार्मा शक्ति, यानी 10,000 करोड़ आउटले इकोसिस्टम फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, नेटवर्क ऑफ 10,000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल्स। देखिए यहाँ पे एक मिशन लॉन्च किया गया है दैट इज बायोफार्मा शक्ति। तो ये फार्मा सेक्टर में लॉन्च किया गया है। तो इसमें 10,000 करोड़ का पैसा जो आउटले रखा गया है, तो ये किस लिए रखा गया है? कि जो यहाँ पे कुछ खतरनाक बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, डायबिटिक्स हो गया, तो उन बीमारियों को लेके यहाँ पे रिसर्च होगा। ठीक है, रिसर्च होगा, और जो दवाइयाँ हैं वो अपने ही देश में बनेंगी। कि बाहर से जब हमें मंगवानी पड़ती हैं तो वो काफ़ी महंगी भी बनती हैं। और इन्हीं चीज़ों को देख के इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा, 1,000 के करीब क्लिनिक्स हैं जहाँ पे ये ट्रायल्स होंगे, और उसके अलावा 3 जो है यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको भी बनाया जाएगा।
उसके अलावा अगला स्टेप हमने लिया है चिप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो इसमें क्या है, फोकस किया गया इक्विपमेंट मटेरियल एंड इंडियन आईपी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आउटले इंक्रीज टू 40,000 करोड़। तो जो ये सेमीकंडक्टर मिशन है इसमें 40,000 करोड़ जो है वो रखा गया है, 40,000 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है, ताकि जो ये चिप्स वगैरह है वो अपने देश में बनाई जाए और जो बाहर से हमें लानी पड़ती है वो डिपेंडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाए। ठीक है। उसके अलावा क्रिटिकल रिसोर्स रियर अर्थ कॉरिडोर ओडिशा, केरला, आंध्रा एंड तमिलनाडु। देखिए इनको आप याद रखिए कि यहाँ पे रियर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, कहाँ पे, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे मेटल्स जो हमें वहां से मिलेंगे और जिनका आगे यूज किया जाएगा। तो ये तो बात हुई मैन्युफैक्चरिंग को लेके। अगला सेक्टर हम देखते हैं, यहाँ पे ग्रोथ कनेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिक्स। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिक्स यानी पब्लिक कैपेक्स में तो पैसा बढ़ा है, वो कहाँ कहाँ लगेगा, किन किन चीजों में। 7 न्यू HSR कॉरिडोर्स, 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। उनका क्या फायदा होगा, उनका ये फायदा होगा कि जो भी चीजें होंगी वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह को ले सकते हैं। उसके अलावा न्यू डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स, तो कुछ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, वो ये बनाए जाएंगे पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को लेके, जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को, कुछ खास चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले सकें और जो उनकी लॉजिस्टिक कास्ट हो वो भी कम हो जाएगी। उसके अलावा 20 न्यू नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे और म्यूनिसिपल बॉन्ड 100 करोड़ इंसेंटिव्स फॉर इशूनेस ग्रेटर देन 1 करोड़। और जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात हो रही है, अगर 1,000 करोड़ से ज्यादा इश्यू कहीं पे करता है तो वहां पे 100 करोड़ का इंसेंटिव भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यानी यहाँ क्या होता है कि कैपिटल मार्केट से पैसा उठाया जाएगा। तो ये चीजें होंगी, ये चीजें इसके लिए ग्रोथ के लिए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की हम बात करते हैं। आगे चलते हम अगली स्लाइड पे। देखिए अब बात आती है एनर्जी ट्रांजिशन एंड बिजनेस एफिशिएंसी। तो एनर्जी को लेके क्या इशू है, 20,000 करोड़ फॉर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज। तो 20,000 करोड़ जो है रखे गए हैं किसके लिए, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट की होगी, स्टील की होगी, जहां से बहुत ही खतरनाक तरह की कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इस तरह की गैसें जो है वहां से इमिट होती हैं। तो उसके लिए क्या रखा गया है कि 20,000 करोड़ जो है पैसा रखा गया है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, ताकि क्योंकि अभी जो है रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो वहां पे क्या है कि ये एनवायरनमेंट या ये कार्बन और इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये बजट में ये चीजें रखी गई हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर गुड एग्जाम्पशन एक्सटेंडेड टू 2035। जो न्यूक्लियर पावर गुड्स हैं उनको एग्जाम्प्ट किया गया है 2035 तक, कोई भी उन पे टैक्स वगैरह नहीं लगेंगे। कस्टम एग्जाम्पशन भी दी गई है। लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग, कोई भी अगर मिनरल जो है जो काफी क्रिटिकल हैं या लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उनको कस्टम एग्जाम्पशंस दी गई। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो डिजिटल क्लियरेंस फॉर ऑल कार्गो अप्रोच। तो एक ही जो है बनाया जाएगा, एक तरह का पोर्टल या आप विंडो कह सकते हो, जिसमें सारी क्लियरेंस दी जाएगी। उसके अलावा टैक्स हॉलीडेज की बात हो रही है जो दी जाएगी उन फॉरेन कंपनीज को जो यहाँ पे काम करते हैं क्लाउड सर्विसेज को लेके। क्लाउड सर्विसेज मतलब ये इस तरह की सर्विसेज होती हैं, जैसे मान कर चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया हमारा, जैसे चैट जीपीटी या गूगल जिमनाई वगैरह। तो इस तरह की जो सर्विसेज ये कंपनीज देती है, लेकिन कंडीशन है कि वो सारा डेटा जो है इंडिया के सेंटर्स का यूज करेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात होती है यहाँ पे युवा शक्ति की, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेके इस बजट में क्या बात हुई है। सबसे पहले एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 5 नई यूनिवर्सिटीज, 5 न्यू यूनिवर्सिटीज टाउनशिप्स बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो है 1 गर्ल हॉस्टल पर डिस्ट्रिक्ट, देखिए एक गर्ल हॉस्टल जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। स्टेम का फोकस है, स्टेम STEM, स्टेम मींस साइंस टेक्नोलॉजी
इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। यानी यहाँ देखा गया है कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है, यहाँ पे जो लड़कियों की जो मतलब उनका जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी कम है, तो उनको हम कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में एक गर्ल हॉस्टल होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि यहाँ पे जो गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट्स को लेके उनको बढ़ाया जाए। उसके अलावा फ्यूचर स्किल, ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब, यानी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी, जिसमें ए मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स या कॉमिक्स, इन सब चीज़ों को लेके जो है लैब्स बनाई जाएंगी। 15,000 के करीब बनाई जाएंगी, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में बनाई जाएंगी। तो टारगेट होगा हमारे पास 2 मिलियन प्रोफेशनल, यानी 2 मिलियन प्रोफेशनल हम उनको हम ट्रेन कर सकें 2030 तक। यानी इस तरह की इकोनॉमी को कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। जैसे गेमिंग हो गया हमारा, इसमें आता है विजुअल, जो भी चीज़ें डिजिटल वगैरह में आती हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, स्किल में जोर दिया जा रहा है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में हाई पावर कमेटी ऑन सर्विस सेक्टर, तो एक कमेटी बनाई गई है हाई पावर कमेटी सर्विस सेक्टर को लेके। और अप स्किलिंग ऑफ 10,000 टूरिस्ट गाइड, तो 10,000 टूरिस्ट गाइड्स जो हैं उनकी जो स्किल है उनको अपग्रेड किया जाएगा। आगे चलते हैं हम। उसके अलावा हेल्थ केयर कैपेसिटी खेलो मिशन, तो हेल्थ केयर कैपेसिटी में क्या किया, 5 रीजनल मेडिकल हब्स यानी ये बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म की यहाँ बात करते हैं, तो मेडिकल टूरिज्म क्या है? मेडिकल टूरिज्म में जब बाहर के बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारे देश में जो है इलाज करने आते हैं, तो वही होता है, उसको कहते हैं हम मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो इलाज होता है वो काफ़ी सस्ता होता है एज कम्पेयर टू अमेरिका, UK वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ अपने देश में आते हैं इलाज के लिए, तो उसी के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब्स भी बनाए जाएंगे। वर्कफोर्स +1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एंड 1.5 लाख केयर गिवर्स। तो यहाँ पे काफ़ी रिक्रूटमेंट्स की बात की गई कि इतने प्रोफेशनल्स दिए जाएंगे, कितने 1 लाख के करीब जो है हेल्थ प्रोफेशनल होंगे और 1.5 लाख के करीब जो होंगे केयर गिवर्स होंगे। खेलो इंडिया मिशन, इसको बढ़ाया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्ट्स सेक्टर और नेक्स्ट डेकेड, तो इसको अगले डेकेड तक चलाया जाएगा। ठीक है, फोकस क्या होगा? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड, यानी यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है, टैलेंट है उसको पहचानना है और आगे उनको बढ़ाना है, दैट इज खेलो इंडिया मिशन। आगे चलते हैं हम। एग्रीकल्चर 3.0 टेक एनेबल्ड एंड हाई वैल्यू। देखिए यहाँ एग्रीकल्चर को लेके एक खास तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, दैट इज भारत विस्तार। तो ये भारत विस्तार क्या होगा? मल्टीलिंगुअल AI, ये AI की तरह काम करेगा। जैसे हमारा ChatGPT हो गया, जिमनाई हो गया, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। इसमें क्या है? मल्टीलिंगुअल मतलब ये हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। टूल इंटीग्रेटिंग एग्री स्टेक एंड ICAR, तो ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है वो, और एग्री स्टेक जो हमारे किसान वगैरह हैं, जहाँ पे उनकी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह आता है, तो इन दोनों को मिलाया जाएगा और रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी किसको? जो हमारे किसान भाई हैं उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जाएगी। किसकी? वेदर की दी जाएगी कि मौसम कैसा है। उसके अलावा कोई पेस्ट, कोई भी बीमारी आती है फसलों में, उन चीज़ों को लेके, और क्रॉप के इंश्योरेंस को लेके, और जो मंडीज में जो रेट वगैरह चलता है, इन सभी की जो इंफॉर्मेशन होगी ये इस ऐप पे जो है, इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। और ये होगा मल्टीलिंगुअल, यानी हर भाषा में ये अवेलेबल होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें, ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हुई है, रीचिंग द लास्ट माइल। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कि यहाँ जिसमें सबका साथ सबका विकास हो। यहाँ पे बात हुई है ईस्टर्न इंडिया में क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड एट दुर्गापुर। तो ईस्टर्न इंडिया जो है हमारा है, इसमें दुर्गापुर के करीब क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोलने की बात हुई है। उसके अलावा बुद्धिस्ट सर्कस इन नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, सिक्किम और असम में खोले जाएंगे। देन यू हैव दिव्यांग स्पोर्ट, इनके लिए MSME चैंपियंस 10,000 करोड़ फॉर SME ग्रोथ। जो हमारा
Micro, MSME means that is micro, then you have this small and medium, ठीक है, एंटरप्राइज। तो इन चीजों को लेके कितने 10,000 करोड़ का जो है फंड रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीडीपी को लेके। तकरीबन 20 से 30%, 30 से 40% का जो कंट्रीब्यूशन है इनका रहता है हमारी जीडीपी में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, देखिए टैक्स में काफी रिफॉर्म किया गया है इस बार। सबसे पहला हमारा है टीसीएस रिलीफ, रिड्यूस 2% फॉर फॉरेन ट्रैवल पैकेजेस एंड एजुकेशनल रेमिटेंस। जो टीसीएस दैट मींस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो इसको घटा के 2% कर दिया। तो पहले ये लगभग 5% होता, कहीं 20% होता था। अभी की डेट में क्या होगा कि सीधे ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, एक ही जगह लिया जाएगा कि चाहे कोई फॉरेन टूर ट्रिप वगैरह के लिए कोई भी जा रहे हैं तो 2% के करीब जो है फ्लैट रेट उनसे लिया जाएगा। दूसरा इसमें क्या है, एग्जाम्पशन दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम नाउ फ्री। तो जो भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम होंगे वो फ्री होंगे। उसके अलावा स्मॉल टैक्स पेयर गेट ऑटोमेटिक लोअर नील डिडक्शन सर्टिफिकेट, जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्लोजर एमनेस्टी, 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। जो भी हमारे स्मॉल टैक्स पेयर हैं, छोटे टैक्स पेयर हैं, जो कोई एनआरआई है, स्टूडेंट, प्रोफेशनल है, तो 6 महीने तक का समय दिया गया है कि वो अपनी जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो सैलरीड एम्प्लॉइज वगैरह हैं उनके लिए 12 लाख तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और प्लस 75,000 का जो है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस सपोर्टिंग ट्रेड एंड हेल्थ, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हुई है जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे किसको, ट्रेड को और हेल्थ को। सबसे पहले रिलीफ फॉर कंज्यूमर्स, देखिए कंज्यूमर्स के लिए क्या रिलीफ है, पर्सनल गुड्स इंपोर्ट ड्यूटी। बहुत सारे ऐसे पर्सनल गुड्स हैं, चीजें हैं जिनमें इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है 20 से 10%। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है जब भी हम कोई चीज किसी फॉरेन देश से, मान लो आप जो है अमेरिका चले गए, यूएसए, वहां से आपने कोई चीज ऐसी लाई जो अपने देश में लाए, तो उसमें लगती है इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो 20% से घटा के 10% कर दी कुछ चीजों को लेके। उसके अलावा कस्टम एग्जम्पशन, कस्टम एग्जम्पशन 17 कैंसर ड्रग्स एंड मेडिसिन फॉर रियर डिजीज, कुछ दवाइयाँ, 17 ऐसी दवाइयाँ, ड्रग्स एंड मेडिसिन जो कैंसर के लिए लगती हैं, उनको जो है कस्टम ड्यूटी से एग्जाम्प्ट किया गया। उसके अलावा 7 और ऐसी बीमारियां हैं जिनको इसमें ऐड किया गया है जिनको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। उसके अलावा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्पशंस फॉर माइक्रोवेव पार्ट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, जो माइक्रोवेव के पार्ट्स वगैरह हैं या क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो उनको भी एग्जाम्प्ट किया गया है। आगे चलते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें क्या, बैंकिंग सेक्टर में न्यू हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। तो विकसित भारत की बात हो रही है तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो विकसित, जो बात कर रही है किस पे, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म होने चाहिए, किस तरीके से हम बैंकिंग सेक्टर को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, पब्लिक फ्रेंडली बना सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई लिमिट फॉर इंडिविजुअल रेज टू 24%। जो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसकी लिमिट जो है बढ़ा दी है सरकार ने 24% तक। और उसके अलावा जो फेमा एक्ट है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। उसके अलावा मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड, 100 करोड़ इंसेंटिव्स फॉर लार्ज इशूनेस। तो अगर कोई म्यूनिसिपल बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं 1000 करोड़ तक या इससे ज्यादा करते हैं तो उस पर एक इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार की तरफ से 100 करोड़ के आसपास। आगे चलते हैं। सो अब कंक्लूजन पे हम आते हैं। देखिए ये एक्चुअल में जो टॉपिक था काफी लंबा था, हमने इसको जो है कोशिश की इसको जल्द से जल्द इसको एक समराइज करने की। तो बात यहाँ पे क्या होती है, एक तो स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, टारगेटेड मैक्रो इंटरवेंशन दैट इज इक्वल टू विकसित भारत। देखिए 2-3 चीजें आपने याद रखें। पहला तो ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये कितने परसेंट रखा गया है, ये 50% होना चाहिए। कब तक, 2030-31 तक होना चाहिए। ये डेटा आप याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की इसमें बात हुई है। 41% वर्टिकल शेयर टू स्टेट रिटेन 16th फाइनेंस कमीशन। जो हमारा 16th फाइनेंस
कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन है, उसकी जो रिकमेंडेशन है, उन्होंने 41% शेयर जो है वो रखा है किसके लिए, स्टेट्स के लिए, यानी उसमें कोई कटौती नहीं की गई, कोई भेदभाव नहीं किया गया। और यहाँ पे बात हो रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, यानी जो भारत देश है यहाँ पे सेंटर और स्टेट जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। आगे चल रहे हैं जी हाँ, दैट इज द फाइनल। तो आई होप कि इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो बजट है 2026 का यूनियन बजट, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं आपके साथ अगली बार एक नए वीडियो लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।